Hello students, I am मोहम्मद कामरान अली फ्रॉम यूट्यूब चैनल द फिजिक्स गुरुज। आज जो पेपर इन डिटेल डिस्कस करना है जी वो फिजिक्स एटीपी ओ लेवल्स 5054/41। टेक्निकली अगर मैं एज अ टीचर देखूं तो ये पेपर आसान पेपर था, जर्नलाइज पेपर है, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ टेक्निकल चीज़ें बताता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन करंट इलेक्ट्रिसिटी से जी। स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रेजिस्टेंस आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। सो उसने रिलेशनशिप बताना जी रेजिस्टेंस में और डिफरेंट लेंथ ऑफ वायर्स, यानी रेजिस्टेंस और लेंथ के अंदर रिलेशनशिप बताना है। रेजिस्टेंस कैन बी फाउंड बाय यूजिंग इक्वेशन। तो ये V इक्वल टू आई आर से ये फॉर्मूला लिखा गया जी, R इक्वल टू वी और आई, वेयर V इज द वोल्टेज एंड I इज द करंट। करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे आप देखें एमीटर, और एमीटर हमेशा आपका यूज किया जाता है जी इन सीरीज। ये पावर सप्लाई अगर आप देखें तो ये आपके पास डीसी पावर सप्लाई है। ये सिंबल आपको याद होना चाहिए क्योंकि कुछ पेपर्स के अंदर वो सिंबल ड्रॉ करने के लिए भी कहते हैं। सो डीसी पावर सप्लाई, द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद द डिफरेंट लेंथ ऑफ वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, यानी इसमें मटेरियल सेम है लेकिन उसकी डिफरेंट लेंथ प्रोवाइड की गई है। ये यूज द सर्किट एज शोन इन डायग्राम 1.1। तो यहाँ पे वो क्रोकोडाइल क्लिप्स यूज करता है। अच्छा, क्रोकोडाइल क्लिप का क्या पर्पज होता है? दे आर यूज टू होल्ड द वायर टाइटली, क्योंकि अगर वायर टाइटली होल्ड नहीं होगी तो उसके अंदर स्पार्क जनरेट होता रहेगा, आपको वैल्यूज फिर करेक्ट नहीं मिलेंगी। सो क्रोकोडाइल क्लिप यूज किए जाते हैं जी वायर्स को प्रॉपरली टाइटली होल्ड अप करने के लिए। स्टेट वन प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो ये थी कि वो सेम मटेरियल की बनी, लेट्स सपोज वो कॉपर की बनी है वायर्स। स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ द वायर दैट मस्ट बी सेम फॉर द स्टूडेंट्स टू मेक अ फेयर कंपैरिजन। अच्छा, जब भी कंपैरिजन का क्वेश्चन आएगा ना, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल सेम है, लेंथ डिफरेंट है, तो इसके अंदर वायर की जो सी है वो थिकनेस सेम होनी चाहिए, या वायर का आप लिख सकते हैं जी डायामीटर। यानी ये ना हो कि एक वायर आपकी जो है वो ज़्यादा थिक डायमीटर की यूज़ की जाए और एक वायर आपकी जो सी है वो कम डायमीटर की यूज़ की जाए। सो उससे फिर एक्सपेरिमेंट ना फेयर नहीं होगा। उसकी रीज़न, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या उसकी थिकनेस या उसका डायमीटर सेम रहेगा, सो वो फेयर एक्सपेरिमेंट होगा। चेंज किस में आएगी? सिर्फ लेंथ में आएगी। ऑन फिगर ए पार्ट हो गया हमारा जी। ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ वोल्ट मीटर सिंबल कनेक्टेड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द लेंथ ऑफ द वायर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में अटैच किया जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में वोल्ट मीटर, और इसको यहाँ पे आप कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह आप वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करके एक नंबर सिक्योर कर सकते हैं अपना। The student places a 40 centimeter length of wire between the crocodile clips as shown in the diagram. He switch on the power supply. ओके जी, पावर सप्लाई उसने ऑन कर दिया। 40 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है वायर की। नेम द पीस ऑफ द ऑपरेटर ही यूजेस टू मेजर द लेंथ ऑफ द वायर। क्योंकि ये वायर की लेंथ कम है तो इसमें आप यूज कर सकते हैं जी मीटर रूल। टेप मेजर लिखना चाहें तो लिख दें, मेजरिंग टेप लिख दें, दैट विल बी आल्सो फाइन। लेकिन मीटर रूल लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लेंथ 100 सेंटीमीटर से कम है। सो मीटर रूल लिख दें, या आप सेकंड ऑप्शन में लिख सकते हैं जी के हाफ मीटर रूल, हाफ मीटर रूल। तो दोनों ऑप्शन आपकी जो सी हैं वो एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब इस पार्ट पे जाते हैं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी और इसमें काफ़ी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। The diagram shows the ammeter and the voltmeter reading when length is 40 centimeter. 40 नहीं लिखा बल्कि 40.0 लिखा है।
अच्छा, अब यहाँ पे इसने कहा जी कि व्हाट इज द एमीटर रीडिंग। आप ये देखोगे कि एक बॉक्स की वैल्यू क्या बनती है, ये 0 से लेके 100। सो पहले आप 100 को डिवाइड करो, टोटल कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 5। इसको 5 डिवीजन में डिवाइड कर दो, इसका मतलब है कि एक वैल्यू 20 मिली एम्पेयर को रिप्रेजेंट करेगी। ये 20 मिली एम्पेयर है, 40 मिली एम्पेयर है। अच्छा, अब ये 100 है, तो ये बेसिकली कितना होगा, 120 मिली एम्पेयर। लेकिन ये इन दोनों के दरमियान में है, इन दोनों के एग्जैक्ट मिड में है। तो इसका आंसर आपके पास एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 110 मिली एम्पेयर। सो इसका आंसर 110 मिली एम्पेयर। रीडिंग अभी नीचे जाके लिखते हैं। सो पहले मिनिमम स्केल की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद फिर आगे आप उसको देख लें उसका क्या वैल्यू आपके पास आती है। अच्छा, अब आते हैं जी वोल्ट मीटर पे। वोल्ट मीटर में आप देखें कि आपके पास ये 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो लार्ज स्केल आपके पास है 0.1। तो 0.1 इसको आप डिवाइड करते हैं फिर 5 पे। सो इसको डिवाइड करके निकाल लेते हैं जी इसकी वैल्यू, कि आपके पास एक बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी। सो आपके पास है जी 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 5, 0.02। तो एक बॉक्स की वैल्यू इसकी आती है जी 0. एक छोटे बॉक्स की वैल्यू आती है 0.02। तो 0.5 के बाद है जी ये 0.6। So 0.62, 0.64, 0.66, and this one will be 0.68। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है कि पहले आप एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू निकाल लें, फिर उसके बाद आप देखें कि लार्जर बॉक्स के आगे वो कौन सा मार्क आपके पास है, और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करते जाएं। सो करंट की वैल्यू यहाँ पे आपने ज़रूर लिखनी है। सो करंट की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 110 मिली एम्पेयर, यूनिट ऑलरेडी लिखा है, दैट इज फाइन। और वोल्टेज हमारे पास आ रही है जी 0.68 वोल्ट। सो यू कैन सिक्योर 2 marks। द स्टूडेंट switches off the power supply, okay? He removes the wire and replaces it with different lengths. He repeats the procedure for the wires of the length L20, 60, 80 and 100। 40 वाली निकाल दी, बाकी इसने 20, 60, 80, 100 का कर लिया। The values of IR obtained are shown in the table 1.1। अच्छा, इसमें टेबल में तो नहीं वैल्यू शो करनी थी, सब्स्टिट्यूट करनी थी, नो। आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे वैल्यू लिख लें, क्योंकि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कंप्लीट द टेबल, ये आप इस पार्ट में देखें, कंप्लीट करना है जी ये टेबल। सो वोल्टेज कितनी हमारे पास आ रही थी, 0.68, और ये आ रही है 110 मिली एम्पेयर। लेकिन यहाँ पे यूनिट आपका गिवन है एम्पेयर में। अब क्या किया जाए, तो मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप करेंगे जी 110 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, 110 डिवाइडेड बाय 1000, 110 डिवाइडेड बाय 1000। तो 0.11। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 0.11 एम्पेयर। सो व्हाट यू विल राइट इट डाउन, 0.11। और अब आपने आर कैलकुलेट करना है, आर दैट इज इक्वल टू वी ओवर आई। यहाँ पे मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि जो ऊपर वैल्यू निकाली है ना 110, वो यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यूनिट आपने ज़रूर इसके अंदर देखना है। तो आर इक्वल टू वी ओवर आई, 0.68 डिवाइडेड बाय 0.11, 0.68 divided by 0.11। So you will get answer 6.18। इसको राउंड ऑफ कर लें, 2SF में आपने लिखना है आंसर। सो आंसर आपके पास आ जाएगा जी 6.18 था, तो 6.2। ये अगर आप कर लेंगे तो फिर आपको एक नंबर और मिल जाएगा।
तो ये यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि टेबल में आपके पास एम्पेयर है और ऊपर एमीटर की रीडिंग आपके पास आ रही थी मिली एम्पेयर में। कंप्लीट द टेबल ओके। ऑन द प्लॉट ग्राफ ड्रॉ करना है जी आपने, वाई अगेंस्ट दिस, स्टार्ट बोथ एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है जी। स्टार्ट बोथ एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन। 4 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक्सिस इसके ड्रॉ कर लिए टाइम सेव करने के लिए। अब वैल्यूज़ इसके देखते हैं, वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इसको सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, कौन सी वैल्यू आपकी कहाँ पे आनी है। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ में चलते हैं जी। ग्राफ हमने ड्रॉ करना था लेंथ में और इसमें। पहली वैल्यू है 3.2 और 20। इसको करते हैं जी एनलार्ज। पहली वैल्यू है मेरे पास 3.2 और 20। यहाँ पे भी मैंने एक लार्ज स्केल की वैल्यू निकाली विच इज़ 0.4। So 20 and 3.2. So 2.4, 2.8 and 3.2। पहली वैल्यू मेरे पास आ गई। सेकंड मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी जी? सेकंड वैल्यू के लिए चलते हैं ऊपर वापस टेबल पे, और वो वैल्यू मैं देखता हूँ जी, वो जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। अच्छा जी, 40 पे 6.2, 46.2। तो ये 40 आ गया जी। ये बनती है 6.4, तो 6.2 कुछ यहाँ पे करके आएगी वैल्यू इसकी, ठीक है। थर्ड वैल्यू 60 पे 9.9, 60 एंड देन 8, 8.4, 8.8, 9.2, 9.8 और 9.9 कुछ यहाँ पे करके वैल्यू बनेगी इसकी। एक्सक्यूज मी। देन 80 पे 12.4। तो आपको थोड़ा इधर कहते हैं जी, 80, 12.4 एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू इसकी आ गई 12.4। चलो जी, ये भी हो गया जी। और लास्ट वैल्यू इसकी है बेटा 100 पे 15.4, 100 ये आ गया 15.4। सो 14 के बाद ये आ गया जी 14.4, 14.8, 15.2 एंड 15 पॉइंट, ये इसके मिड में। तो ये इस तरह आपने ग्राफ बड़ा केयरफुली ड्रॉ करना है। ग्राफ में एक्सिस जरूर लेबल कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्सिस लेबल नहीं करेंगे तो फिर आपको वो एक नंबर नहीं मिलेगा। एक्सिस लेबल करने हैं, उसके आपने साथ उसके यूनिट ज़रूर मेंशन करना है। और ऑकवर्ड स्केल नहीं आपने लेना। ग्राफ स्टार्ट करना है आपने ओरिजिन से, 0 0 से, और जो आपने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं वो करेक्टली ड्रॉ करने हैं। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करनी है, तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्केल नहीं है अभी मेरे पास इस ग्राफ के लिए। सो व्हाट आई विल डू, जितना मैक्सिमम मैं इसको लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर सकता हूँ। स्केल होगा तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इस तरह आपने ये ग्राफ ड्रॉ करना है, तो 4 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। State the relationship between R and L shown by your graph। तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अगर आप करें तो आपके पास ग्राफ पास कर रहा है ओरिजिन से। सो जब ग्राफ आपका ओरिजिन से पास करे, सो आप लिखेंगे ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन आर, सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। रेजिस्टेंस इज directly proportional to length। तो जो ग्राफ आपकी स्ट्रेट लाइन हो, ओरिजिन से पास करें, सो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर 2 मार्क का ये क्वेश्चन है तो फिर आप लिखेंगे वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर विल इंक्रीज विद सेम रेशियो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। यूज योर ग्राफ डिटरमिन द लेंथ ऑफ द वायर दैट हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 14 ओहम। अच्छा, 14 ओहम पे हमने वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। शो हाउ यू डिटरमिन दिस वैल्यू ऑन योर ग्राफ। यानी अगर आप ये वर्किंग शो नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपका आंसर ठीक भी है।
सो 14 ओम पे हमने देखना है जी 14 ओम पे लाइन मार्क कर लें जहाँ पे ये लेंथ को कट करे। तो अब ये लेंथ देख लेते हैं कितनी आ रही है, 80। अच्छा, यहाँ पे एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, 82, 84, 86। तो ये वर्किंग आपने ज़रूर शो करनी है क्योंकि इसने बाउंड कर दी है ना ग्राफ के लिए, इस क्वेश्चन के लिए। सो 86 यूनिट ऑलरेडी गिवन है। A second student carry out the same experiment. He uses one single 120.0 centimeter length of wire. He connects two crocodile clips at different points along the 120.0 centimeter wire so that the required length of the wire for each measurement is between them for each reading. Okay. A switch of the power supply after each reading. ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये प्री क्वेश्चन भी है जी। यहाँ पे भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आएगा और उसने कहा होगा आप एक्यूरेसी कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रिकॉशन क्या होगी। तो आपने इलेक्ट्रिक सर्किट को आफ्टर टेकिंग वन रीडिंग स्विच ऑफ कर देना है। उसकी रीज़न, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आप करंट पास करवाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट आपका हीटअप होगा। सो इट विल हीट अप द वायर्स, हीट अप द वायर्स, ताकि वायर्स जो सी है ना वो ठंडी हो जाए, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी उसकी चेंज होगी। सो वायर्स हीटअप होती हैं और वो कूल डाउन होना ज़रूरी है, इसलिए उसको जो सा वो एक रीडिंग लेने के बाद उसको ठंडा कर लिया जाता है उन वायर्स को। या कंटिन्यूस रीडिंग क्यों नहीं ली जाती, स्विच ऑन क्यों नहीं रखा जाता, सो डैट वायर्स विल नॉट सो मच हीटअप कि वो रीडिंग ही आपकी जो सी है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाए। क्वेश्चन नंबर 2 लाइट से रिलेटेड है जी। एक्स और वाई गिवन है, कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, कन्वर्जिंग लेंस इसका दूसरा नाम है। A student measure the focal length of a convex lens. उसने focal length फाइंड करनी है जी। He setups the apparatus H1 in figure 2.1. He places a lens distance x from illuminated object. He moves the screen until a sharp image is formed on screen. X और Y आपने मेजर करना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क्स स्कीम में देखेंगे ना, और जो पेपर आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में है उसमें आंसर में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, क्योंकि जो पेपर आपके पास अवेलेबल होते हैं मार्केट से मिलते हैं तो उसमें वो हेडर और फुटर वो मार्क करते हैं जो बुक शॉप वाले होते हैं, इसलिए वो पिक्चर्स वगैरह थोड़ी सी स्क्वीज कर देते हैं। और अगर ये ओरिजिनल पेपर आपके पास होगा तो ओरिजिनल पेपर में एक्स आपके पास एग्जैक्ट आएगा 2.5 और y की वैल्यू आपके पास आएगी 6.3। तो आपने स्केल से मेजर करना है इसको। सो स्केल लेके जाना मत भूलिएगा along with the geometry box. On figure draw the diagram is draw 1/4 of the fold size. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो 2.5 को डिवाइड कर देंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 4, विच इज रॉन्ग। उसने कहा कि ये 1/4 ऑफ द ओरिजिनल साइज है, तो जो ओरिजिनल साइज होगा वो बेसिकली क्या होगा 4 टाइम्स, सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 6.3 मल्टीप्लाई बाय 4। सो आपके पास जो ओरिजिनल इसका डिस्टेंस आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा जी, 2.5 इंटू 4 आपके पास आता है जी 10.0 और इसका आंसर आपके पास आता है जी 25.2। Calculate the focal length of the lens using the equation f that is equal to u, give your answer to two significant figure. अच्छा, जब आप वैल्यूज इसकी सब्स्टिट्यूट करेंगे सो 10 मल्टीप्लाई बाय 25 पॉइंट, वर्किंग शो जरूर करनी है जी क्योंकि ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, एंड 10 प्लस 25.2। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करें कि आंसर आपका 2SF में आना चाहिए। अगर आप 3SF में आंसर लिखेंगे देन इट विल नॉट एक्सेप्टेबल। सो जब आप इसे सॉल्व करें यू विल गेट आंसर 7.159, सो इट विल बिकम 7.2। यूनिट ऑलरेडी लिखा है, सो नो नीड टू राइट डाउन द यूनिट। ओके जी, द लेंस मैन्युफैक्चरर स्टेट्स
दैट द लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 7.0। जो ऊपर हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो आ रही 7.2 और ये 7.0 है। तो 10% का एरर जो है ना वो एक्सेप्टेबल होता है आपके पास इसमें, इन क्वेश्चंस में। सो आर्गुमेंट कहता है जी एक्सप्लेन गिविंग अ रीजन whether your results agrees with the manufacturer values within the limit of experimental accuracy। so experimental accuracy कितने परसेंट आपके पास होती है? 10%। ठीक है, सो 10% तक अगर आपका आंसर उस रेंज में आ रहा है तो इट मीन्स दैट योर आंसर इज फाइन, करेक्ट। सो यहाँ पे आप आर्गुमेंट में लिख देंगे यस आवर आंसर इज विद इन द 10% ऑफ द एक्यूरेसी, सो आवर आंसर इज करेक्ट, द स्टूडेंट इज fine. He got the correct answer for the focal length of the lens. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ द इंसुलेशन ऑन द रेट ऑफ कूलिंग। अब उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है जी इंसुलेशन की ऑन द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ वाटर। शी पोर्स 200 cubic centimeter of hot water into a beaker. She waits for a short interval of time। अच्छा, ताकि इंटरवल शॉर्ट इंटरवल के लिए क्यों वेट करना पड़ता है? सो दैट हीट एनर्जी विल स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली। She then starts a stopwatch and records the temperature of the water. This is at time t equal to 0। टाइम t equal to 0 पे उसको स्टार्ट करना है। अच्छा, कुछ और चीज़ें इसमें मैं बता दूँ इसी एटीपी से रिलेटेड ही कि थर्मोमीटर जब भी आपने इमर्स करना है ऑलवेज इमर्स 1/3 ऑफ थर्मोमीटर, 1/3 ऑफ थर्मोमीटर। तो ये एक्यूरेसी के लिए कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। फिर थर्मोमीटर हमेशा रीटॉर्ट स्टैंड के साथ प्लेस करें, रीटॉर्ट स्टैंड। कभी भी आपने थर्मोमीटर को ऐसे नहीं उसके अंदर प्लेस कर देना, और थर्मोमीटर बेस के साथ कभी भी टच नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको 1/3 ऑफ थर्मोमीटर हैंग करते हैं। थर्मोमीटर से जब रीडिंग लेनी है तो पैरेलल एरर नहीं आना चाहिए। मर्करी है तो मर्करी के लिए फिर प्लेस योर आई perpendicular to the upper meniscus। Suggest why the student waits a short time before recording the temperature at time t equal to 0। उसने पानी तो डाल दिया 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो हीट स्प्रेड आउट होने में भी कुछ टाइम लगता है। अगर आप एडवांस रीडिंग लेंगे तो वो कुछ और होगी, जब हीट एनर्जी आपकी यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगी सो उस वक्त आपके पास रीडिंग कुछ और होगी। सो क्यों वेट किया जाता है? सो दैट द टेम्परेचर विल बिकम यूनिफॉर्म, सो दैट टेम्परेचर विल बिकम यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म हो जाए टेम्परेचर आपके पास। थर्मोमीटर अपनी रीडिंग मैक्सिमम जितनी उसने नोट करनी है वो नोट कर ले, और उसके बाद टेम्परेचर स्प्रेड आउट हो जाए थ्रू आउट। कुछ भी इसके अंदर आप लॉजिकल रीजनिंग में लिख सकते हो। अब इसका आंसर आपने लिखना जी। सो आंसर अगर आप डायग्राम बड़ा कर लें, अपर मेनिस्कस पे देख लें, तो डायग्राम में आप ये देख लें कि एग्जैक्ट आपके सामने कितनी रीडिंग आ रही है, 84। तो ये रीडिंग आपने लिख देनी है इसके अंदर आंसर में। रेकॉर्ड दी टेम्परेचर थीटा, दो चीज़ों पे जगह आपने लिखना है जी। ये देखें, ये मिस्टेक नहीं करने की, सिर्फ एक जगह पे आप लिख लें। तो यहाँ पे आपने आंसर लिखना है जी 84, और डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी लिखा है। अच्छा जी और इसको आपने इस टेबल में भी कर लेना जी 84। अच्छा, एक काम ये करते हैं कि इसका ना टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेते हैं। 84 माइनस 61, 84 माइनस 61, 23 मेरे पास इसका आंसर आ रहा है जी। ठीक है, अच्छा जी, यूज द रिजल्ट फ्रॉम द टेबल, डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द वाटर चेंजेस ओवर द 5 मिनट्स। सो 84 माइनस 61 कितना हमारे पास आ गया जी? 5 मिनट के लिए निकालना है ना, तो 5 मिनट यहाँ से आ गए ओवर द 5 मिनट्स। तो माइनस कर दिया 84 माइनस 61, कितना आया था आंसर? 84 माइनस 61, 23। यूजिंग द रिजल्ट डिस्क्राइब हाउ द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द वाटर चेंजेस ओवर द टाइम 5 मिनट्स। अच्छा, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है। इसको आप ना कंपेयर कर सकते हो कि फर्स्ट
टू वैल्यूज में पहले टेम्परेचर कोई कोई सी वैल्यूज ले लें, ठीक है। अ, ये दो वैल्यूज पहले आप कर लें। पहले 1 मिनट में कितना टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है जी? 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये मेजर कर लें, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है जी? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखें कि जो आपके पास रेट ऑफ कूलिंग है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है ना। सो रेट ऑफ कूलिंग विल डिक्रीज विद टेम्परेचर। यूज द रिजल्ट फ्रॉम टेबल। आपने ये फिर एविडेंस देना है ऊपर, ये जो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि 8 डिग्री एंड 3 डिग्री इन दोनों को माइनस करके, सो व्हेन टाइम इंक्रीजेज, व्हेन टाइम इंक्रीज then rate of evaporation, cooling basically, rate of cooling decrease। और आखिरी के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है आपके पास। Calculate the average rate of cooling over 5 minutes using the equation average rate of cooling that is equal to change in temperature in 5 minutes over 5। चलो, अब वो 23 हमारे पास डिफरेंस आया था, वो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। सो 23/5, सो 4 पॉइंट क्या इसका आंसर आता है जी? 23/5, तो 4.6 एग्जैक्ट इसका आंसर कितना आ रहा है जी? 4.6। और यूनिट इसका क्या होगा? 4.6। देखो यूनिट आपके पास आ रहा है टेम्परेचर, ठीक है। सो डिग्री सेंटीग्रेड स्लैश टाइम आपके पास किस में गिवन है? मिनट्स में गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप यूनिट ठीक नहीं लिखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू लूज 1 मार्क। नेक्स्ट पार्ट पे, the student now covers the side of the beaker with a layer of cotton wool and repeats the procedure। उसने काम क्या किया? ये हीट मिनिमाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है, लैगिंग बेसिकली इस प्रोसेस को कहते हैं। तो उसने इसके इर्द गिर्द जो है वो लैगिंग कर दी। सो मिनिमाइज, हीट मिनिमाइज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। इंसुलेशन रैप कर दें, लैगिंग कर दें, उसके ऊपर लिड आप दे दें, उसकी सरफेस आप शाइनी कर दें, बट द बेस्ट टेक्निक इज कि आप उसको लेगिंग रैप कर दें, कॉटन या वूल, कोई भी मटेरियल जो आपके पास अवेलेबल है। द स्टूडेंट नाउ कवर्स द side of the beaker with a layer of the cotton wool and repeats the procedure ensuring the starting temperature is same। तो ये चीज जो है ना वो जरूरी इसलिए है कि फिर एक्सपेरिमेंट आपका जो है वो फेयर होगा। अदरवाइज वो जो है अगर एक्सपेरिमेंट फेयर नहीं है तो फिर आपको कोई फायदा ही नहीं है एक्सपेरिमेंट कंपैरिजन करने का। सो इनिशियल टेम्परेचर कितना था जी? 84। तो द इनिशियल टेम्परेचर इज 84। अच्छा, अब क्या कहते हैं जी? यूज द रिजल्ट इन टेबल 3.1 on page 9 and table 3.2 to suggest how the layer of cotton wool has changed the rate of cooling of water। 1 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं जी, पहले उन्हीं वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है जी? 5 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने कौन सी वैल्यू किस किस टाइम पे ली थी? कंपैरिजन कर लीजिए, टाइम सेम होना है, 3 to 4, 3 to 4। अच्छा, 3 to 4 में कितना डिफरेंस आ रहा है ये? क्योंकि ऊपर भी मैंने टाइम लिया है 3 to 4, और ऊपर मेरे पास आ रहा था 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 से 1 के लिए मेरे पास कितना आ रहा था जी? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। सो रिजल्ट लिख के आपने बताना है यस द रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस, फर्दर डिक्रीजेस कर लिया, ठीक है। सो रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस, यानी अब पानी को ठंडा होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इंसुलेशन कर दी, विच विल मिनिमाइज द हीट लॉस। तो टेम्परेचर ड्रॉप कम है फॉर द टाइम ड्यूरेशन 0 से लेके 1 मिनट एंड देन 3 से लेके 4 मिनट। द स्टूडेंट रिपीट द एक्सपेरिमेंट अगेन with the same starting temperature। Suggest how the student changes her apparatus to ensure that the temperature after 5 minutes is greater than 71 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर 5 मिनट टेम्परेचर उसको होना चाहिए। रैपिंग करने से आपके पास
बेसिकली रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीज हो गया था, अब उसको मैं और ज़्यादा डिक्रीज करना चाहता हूँ। सो व्हाट वी विल डू, ये जो ऊपर हमने कॉटन उसके इर्द गिर्द रैप किया था, ये लेयर ऑफ कॉटन, इसकी 5-6 लेयर्स रैप कर दें ताकि और ज़्यादा अच्छी इंसुलेशन हो जाए। सो मोर लेयर्स ऑफ इंसुलेशन, मोर लेयर्स ऑफ कॉटन इंसुलेशन, कॉटन वूल, मोर layers of cotton wool insulation। फिर आप एक काम और कर सकते हैं, यूज़ लिड, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप लिड यूज़ कर लें। आप एक अच्छा इंसुलेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेंसिबल आंसर आप इसमें लिख सकते हैं। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन। A student investigate the magnetic fields between the two strong magnets. He places the magnets as shown in the diagram. एक साउथ पोल है, यहाँ पे भी साउथ पोल है, एडेसिव टेप उसके साथ लगा दी है ताकि वो उसके ऊपर जो है वो स्टिक रहे, हिले ना। He places the magnet on the smooth surface using the pieces of the adhesive putty. For example, बल टैग लगा दिया है, पेटाफिक्स लगा दिया है, कोई hot glue gum लगा दिया, as shown in the figure 4.1 suggests why the pieces of adhesive putty are the needed. So क्योंकि अब देखें, यहाँ पे ये दोनों मैग्नेट के कौन से पोल्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, साउथ। तो अगर साउथ पोल आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और मैग्नेट विल मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस टू प्लेस मैग्नेट्स, टू प्लेस मैग्नेट्स at their original place due to same poles, due to force of repulsion, force of repulsion. Describe how she uses a plotting compass to plot the pattern of the magnetic field between the magnets. मेथड में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे वो कंपास प्लेस करेंगे, देन डॉट लगाएगी, देन मूव द डॉट्स along with the compass to the, इस तरह वो डॉट्स लगा देगी। सिमिलरली the dots will be drawn for the other sides as well, and then join all the dots. So इसके प्रोसीजर के कितने नंबर हैं जी? 3 नंबर हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे जी? The student will place the compass at the end of any one of the side of the magnet, and when the compass will become at rest or stationary, mark dot on front and back, then move the compass in the forward direction, join all the dots, and repeat the experiment for different positions. On figure 4.1, draw the shape of the magnetic field she observed inside the box indicated by the dashed line. Okay, inside the box from the dashed line आ गया जी। अच्छा जी, साउथ पोल के लिए तो ये एक दूसरे को करेंगे जी रिपेल। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आपकी जो है साउथ पोल से हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ टर्मिनेट करती है। नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पर टर्मिनेट करेंगी। यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो ये आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड दैट्स द एंड ऑफ द पेपर। आई एम श्योर कि आपने इस पेपर से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अगर किसी जगह कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, राइट डाउन इन कमेंट्स, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। सी यू टुमारो with the next paper 5054/42 May June 2021. I am Kamran Khalil from your favorite physics YouTube channel, The Physics Gurus. Stay blessed, take care, Allah Hafiz.